बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करना है वो बायोमैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर को हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर करके आ चुके हैं, जिसमें हमने बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन और उसकी बेसिक ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि हम किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बायोमैकेनिक्स में इनकाउंटर करते हैं। सेकंड चैप्टर, द टाइटल सेज काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन। सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में हमारे पास गेन करने के लिए क्या है। आपकी आसानी के लिए मैंने टेक्स्ट को मार्क कर दिया है, तो अल्लाह का नाम लेके हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मोशन। अब मोशन किस किस तरह की होती है पहले हमने ये पढ़ना है। मोस्ट ह्यूमन मूवमेंट इज़ जनरल मोशन। ज़्यादा ह्यूमन मूवमेंट जो हम करते हैं, जो हम डेली लाइफ में मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, पुलिंग, पुशिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, जनरल मोशन है। क्या मतलब है जनरल मोशन? एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन कंपोनेंट्स। मोशन दो तरह की होती है। मोशन या तो लीनियर होती है या एंगुलर होती है। लीनियर मतलब कि एक सारे बॉडी पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पे मूव कर रहे हैं, और एंगुलर मोशन एक एंगल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी के कुछ पार्ट्स दूसरे बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में एंगल पे मूव कर रहे हैं। लेकिन हमारी मूवमेंट ना तो प्योरली लीनियर मूवमेंट होती हैं, ना तो एंगुलर मूवमेंट होती हैं प्योरली। हमारी मोस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो जनरल मोशन होती हैं। दैट आर अ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन कंपोनेंट। हमारी मूवमेंट्स में लीनियर मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है और एंगुलर मूवमेंट्स भी। एट द सेम टाइम हम लीनियरली और एंगुलरली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिंस लीनियर एंगुलर मोशन आर प्योर फॉर्म्स ऑफ मोशन, इट इज समटाइम्स यूजफुल टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स डाउन टू द लीनियर एंगुलर कंपोनेंट्स व्हेन परफॉर्मिंग एन एनालिसिस। अब जो मोशन की प्योर फॉर्म्स है ना, वो लीनियर या एंगुलर। मोशन या तो लीनियर होगी या एंगुलर होगी। तो इसीलिए हमने मूवमेंट को समझने के लिए, मूवमेंट का जब हमने एनालिसिस करना है काइनेमैटिक्स में या काइनेटिक्स में या बायोमैकेनिक्स में, तो मूवमेंट को मज़ीद आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को हमने ब्रेक डाउन कर दिया। हम उसको लीनियर कॉम्पोनेंट्स को भी समझेंगे और एंगुलर कॉम्पोनेंट्स को भी समझेंगे। इस तरह हमारे लिए मूवमेंट को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद लीनियर मोशन डिटेल में डिस्कस करें। प्योर लीनियर मोशन इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट विद ऑल सिस्टम पार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। प्योर लीनियर मोशन में क्या होता है कि बॉडी के पार्ट्स या कोई भी सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है। सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये वो चीज़ जिसकी मूवमेंट को आप एनालाइज कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकती है, या वो कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसके सारे पार्ट्स सेम डायरेक्शन पे सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, प्योर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को कभी कभार ट्रांसलेशन भी कह देते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन भी कह देते हैं। व्हेन अ बॉडी एक्सपीरियंसेस ट्रांसलेशन, इट मूव्स एज अ यूनिट एंड पोर्शन ऑफ द बॉडी डू नॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अब जब भी मूवमेंट लीनियर होगी, जब भी मूवमेंट ट्रांसलेटरी होगी, जब भी मूवमेंट ट्रांसलेशन होगी, तो बॉडी एज अ होल मूव कर रही होगी। यूनिट किस कहते हैं हम, कि पूरी एज एक चीज़ एज अ होल मूव कर रही है। ठीक है, एक चीज़ यूनिफाइड है। तो वो बॉडी के पोर्शंस, ये नहीं होगा कि बॉडी का आर्म जो है वो किसी और तरफ मूव कर रहा है और सर किसी और तरफ मूव कर रहा है। पूरी बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। एग्जाम्पल क्या है? स्लीपिंग पैसेंजर ऑन अ स्मूथ एयरप्लेन फ्लाइट इज बीइंग ट्रांसलेटेड थ्रू द एयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा हवाई जहाज़ में है और वो सो रहा है, तो अब वो बंदा सो रहा है, बेशक जहाज़ जो है वो टर्न ले रहा है, लेकिन बंदा अंदर लेटा हुआ है और बंदे के बॉडी पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और एक ही स्पीड पे मूवमेंट कर रहे हैं। और ये नहीं हो रहा कि उसकी टांग जो है वो दाईं तरफ जा रही है और सर जो है वो बाईं तरफ जा रहा है और आर्म किसी और तरफ मूव कर रहा है। सारे बॉडी के पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आई होप दैट्स क्लियर. If the passenger awakens and reaches for a magazine, however, pure translation is no longer occurring because the position of arm relative to the body has changed. लेकिन अगर वही बंदा उठ जाए और उठ के वो मैगजीन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, तो उस वक्त आप उसकी मोशन को प्योर लीनियर मोशन या प्योर ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि अब उसकी बाकी बॉडी तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन उसका जो आर्म जो उसने निकाला है मैगजीन पकड़ने के लिए, वो बॉडी के मुकाबले में उसकी डायरेक्शन आर्म की मूवमेंट की डिफरेंट है। तो दैट इज़ नॉट प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि पूरी बॉडी एज अ होल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी एट द सेम स्पीड, तो हम कहेंगे कि बंदा लीनियर मोशन में है, या ये सिस्टम ट्रांसलेशन में है, या ट्रांसलेटरी मोशन इज अकरिंग इन दिस सिस्टम। लेकिन अगर उस बंदे का कोई बॉडी पार्ट
बाकी सारी बॉडी के मुकाबले में एक डिफरेंट मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो प्योर ट्रांसलेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जिसकी एग्जांपल मैंने ये स्लीपिंग पैसेंजर ऑन द स्मूथ एयरप्लेन फ्लाइट से दे दिया है। लीनियर मोशन की भी आगे से दो टाइप्स हैं। लीनियर मोशन में भी ऑल्सो भी थॉट ऑफ एज मोशन अलोंग अ लाइन। लीनियर मोशन को चूंकि हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट मोशन है, ट्रांसलेशन है, तो आप ये समझ लें कि एक बंदा एक लाइन पे अगर चल रहा है तो दैट इज़ लीनियर मोशन, ठीक है। अब अगर वो लाइन स्ट्रेट है जिस पे लीनियर मोशन हो रही है, लीनियर मोशन को आपने बेसिकली समझना है कि एक लाइन पे बंदा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी और सेम स्पीड पे होगी, तो वो लीनियर मोशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन वो मोशन है जो एक लाइन के अलॉन्ग हो रही है। लेकिन लीनियर मोशन के आगे से दो टाइप्स हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो लाइन स्ट्रेट है जिस पे लीनियर मोशन परफॉर्म हो रही है, तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर कहेंगे, ठीक है। लाइन जो एरिया है जिसमें मूवमेंट होनी है, उसमें अगर बंदा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसके बॉडी के पार्ट सारे उसी लाइन में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो हम उस मूवमेंट को रेक्टिलिनियर कहेंगे, क्योंकि बंदा तो लीनियर मोशन में ऑलरेडी है, बिकॉज उसके सारे बॉडी पार्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड पे हैं। लेकिन वो जिस डिस्टेंस और जिस एरिया को कवर कर रहा है, वो एरिया भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर कहेंगे। लेकिन अगर वो डिस्टेंस या वो एरिया, वो लाइन जिसपे वो मूव कर रहा है, वो कर्व्ड है, तो उसकी मोशन को हम कर्वीलिनियर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मोटरसाइकिलिस्ट मेंटेनिंग अ मोशनलेस पोस्चर एज द बाइक मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज मूविंग रेक्टिलिनियरली। अगर एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है और वो बैठा हुआ है, ठीक है, बाइक पे, और उसने अपना पोस्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा और वो बाइक को एक स्ट्रेट लाइन पे सीधी सी गली में लेके जा रहा है, तो उसकी मोशन रेक्टिलिनियर होगी, क्योंकि एक तो वो जिस एरिया में बाइक लेके जा रहा है वो गली बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इस वो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है। और दूसरा, मोटरसाइकिलिस्ट ने बाइक के ऊपर बैठ के अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं करा, उसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं मोशनलेस स्टैटिक पोजीशन में जो है वो बाइक को चला रहा है और उस गली जो सीधी सीधी गली उसमें मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर है, ठीक है। इफ द मोटरसाइकिलिस्ट जंप्स द बाइक एंड द फ्रेम ऑफ बाइक डज नॉट रोटेट, द बोथ राइडर एंड द बाइक विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्पिनिंग व्हील्स आर मूविंग कर्वीलिनियरली व्हाइल एयरबोर्न। अब अगर वही मोटरसाइकिलिस्ट बाइक को जंप लगाता है, ठीक है, और बाइक जो है बाइक की रोटेट करती, तो क्या होगा कि अब उसकी वो जो पाथ से वो मूव कर रहा था गली में, उसमें वो पाथ तो स्ट्रेट है, लेकिन उस बंदे ने जब हवा में बाइक उछालेगा, तो क्या होगा कि व्हील्स को आपने कंसिडर नहीं करना, तो बंदा और जो बाइक है वो कर्वीलिनियरली मूव कर रहे हैं। जब वो मूव तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं और सेम स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहे, उन्होंने थोड़ा सा कर्व ले लिया है, क्योंकि वो हवा में जब उछलेंगे तो कर्व बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आ जाए। तो लीनियर मोशन क्या है? वो मोशन जिसमें सारी बॉडी एज अ यूनिट सेम डायरेक्शन में मूव करती है और सेम स्पीड पे मूव करती है, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, या ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी भी प्रोनाउंस करते हैं, वट एवर यू फाइंड राइट, ओके, टू प्रोनाउंस इट द ईदर वे। तो लीनियर मोशन ये है, और लीनियर मोशन की आगे से दो टाइप्स हैं। लीनियर मोशन में बेशक मोशन रेक्टिलिनियर हो या कर्वीलिनियर, लेकिन उन दोनों में कंडीशन यही है, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए भी और कर्वीलिनियर मोशन के लिए भी, कि बॉडी एज अ होल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो और सेम स्पीड पे मूव कर रही हो, और बॉडी के कोई भी एक पार्ट बॉडी का बाकी बॉडी के मुकाबले में कोई दूसरी मूवमेंट परफॉर्म ना कर रहा हो। रेक्टिलिनियर कर्वीलिनियर जो हमने टाइप्स लीनियर मोशन की हैं, वो इस बुनियाद पे की है कि मोशन जिस एरिया में टेक प्लेस कर रही है, अगर वो एरिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है तो वो मोशन रेक्टिलिनियर है, लेकिन अगर वो एरिया के अंदर अगर मूवमेंट थोड़ी सी कर्व हो जाती है, बॉडी एज अ होल कर्व लेती है, तो उस मूवमेंट को हम कर्वीलिनियर कहेंगे। कि वो है तो लीनियर मूवमेंट, क्योंकि बॉडी एज होल सारे बॉडी पार्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन अब वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे, उस मोशन ने कर्व ले लिया है, तो इसलिए हमने उस मोशन को कर्वीलिनियर कर दिया। लेकिन बाय नेचर वो मूवमेंट भी लीनियर ही होगी। तो ये कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर की टाइप्स हैं। आगे से दो मजीद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये साइड पे मैंने मार्क किया है जनरल मोशन क्या है, वो हम अभी पढ़कर आए हैं कि जनरल मोशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन अकरिंग एट द सेम टाइम। जनरल मोशन में हम अगर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि पहले ट्रांसलेशन होगी और उसके बाद जो है वो एंगुलर मोशन या रोटेटरी मूवमेंट होगी। एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन और रोटेशन अकर कर रही होती हैं। और लीनियर मूवमेंट क्या है? अलोंग अ लाइन
वो मूवमेंट जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करते हैं, और वो जिस लाइन पे मूव करते हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर वो लाइन स्ट्रेट होगी तो उसे हम रेक्टिलिनियर मूवमेंट कहेंगे, और अगर वो लाइन कर्व्ड होगी तो उसे हम कर्वीलिनियर कहेंगे। लेकिन रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर होने के लिए ये शर्त है कि पूरी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो और सेम स्पीड पे मूव कर रही हो। ठीक है, एंगुलर मोशन क्या है वो हम आगे भी जाकर पढ़ते हैं, जिसमें लीनियर मोशन में हमने कह दिया कि सारे बॉडी के पार्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं। लेकिन एंगुलर मोशन में क्या होता है, एंगल्स बन जाते हैं, रोटेशन होती है, बॉडी के कुछ पार्ट दूसरी बॉडी के पार्ट्स के मुकाबले में रोटेट करते हैं। ट्रांसलेशन भी हम लीनियर मूवमेंट को कह रहे हैं। रेक्टिलिनियर क्या है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और कर्वीलिनियर क्या है, अलोंग द कर्व लाइन। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन इज रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये आप लोग काइनी में भी पढ़ के आए होंगे, और एनाटमी के, जनरल एनाटमी के बेसिक्स में भी आप लोगों ने ये वर्ड्स पढ़े होंगे, प्लेन्स एंड एक्सिस। वो इस चैप्टर में भी हमने पढ़े हैं, और दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है बॉडी में जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसके गिर्द उसके परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं। ठीक है, वो प्लेन हम आगे पढ़ेंगे, कार्डिनल प्लेन्स जो होते हैं हमारे, 3 सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। तो उसमें जो आपका सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली बॉडी में, और उसके परपेंडिकुलर, उसके 90 के एंगल पे जो प्लेन्स हैं उनमें जो मूवमेंट परफॉर्म होती है उनको हम एंगुलर मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, when a gymnast performs a giant circle on the bar, the entire body rotates with the axis of rotation passing through the center of the bar. For example, अगर कोई जिमनास्ट है और उसने एक सर्कल परफॉर्म करना है बार के गिर्द, एक बार है और उसके गिर्द उसने अपनी पूरी बॉडी को गोल घुमाना है। ठीक है, तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बार बन जाएगा, वो बार जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके 90 एंगल पे चूंकि वो अपनी बॉडी को घुमाएगा जिमनास्ट, तो वो उसका प्लेन होगा, और उस मूवमेंट को हम एंगुलर मूवमेंट कहेंगे। When a springboard diver executes a somersault in mid-air, the entire body is again rotating, this time around an imaginary axis of rotation that moves along with the body. अच्छा, अब जितनी भी मूवमेंट्स ह्यूमन मूवमेंट्स हैं उनमें तकरीबन जितनी भी ह्यूमन मूवमेंट्स हैं उनमें किसी ना किसी बॉडी सेगमेंट की रोटेशन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जॉइंट की मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ जॉइंट से पास करेगा, और उसके परपेंडिकुलर उसके 90 के एंगल पे मूवमेंट टेक प्लेस करेगी। अब जब भी एंगुलर या रोटेशन, एंगुलर मोशन या रोटेशन होती है, तो बॉडी के कुछ पार्ट्स मोशन में होते हैं कॉन्स्टेंटली बॉडी के दूसरे पार्ट्स के रेलेवेंट। ठीक है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी अगर आप लोगों को एक्सिस ऑफ लेंथ समझ नहीं आ रहा तो आगे वो टॉपिक आएगा, उसमें हम डिटेल में दोबारा से एंगुलर मोशन को डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आई होप समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी सिर्फ आपने इतना जो है उसको समझना है कि एंगुलर मोशन क्या है, कि एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम कहते हैं। एक्सिस क्या है, सेंट्रल इमेजिनरी लाइन जो हम बॉडी के अंदर ड्रॉ करते हैं, या बॉडी अगर किसी चीज़ के गिर्द रोटेट करी तो उस जिस चीज़ है वो रोटेट करिए उसे हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं 3। ठीक है, तो उन प्लेन्स में जो मूवमेंट टेक प्लेस करती हैं उन्हें हम एंगुलर मोशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जनरल मोशन। व्हेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आर कंबाइंड द रिजल्टिंग मूवमेंट इज जनरल मोशन। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जब ट्रांसलेशन और रोटेशन साइमल्टेनियसली अकर करेंगी तो जो मूवमेंट आएगी उसे ना तो हम प्योर लीनियर मोशन कहेंगे ना प्योर एंगुलर मोशन कहेंगे, उस मूवमेंट को हम जनरल मोशन कहेंगे। अ फुटबॉल किट एंड ओवर एंड ट्रांसलेट्स थ्रू द एयर as it simultaneously rotates around the central axis. A runner is translated along by angular movements of body segments at the hip, knee, and ankle. Human movement usually consists of general motion rather than pure linear or angular motion. Human movement जितनी भी है उसमें ज़्यादातर प्योर लीनियर या एंगुलर मोशन के बजाय जनरल मोशन ही होती है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि प्योर लीनियर या एंगुलर मोशन हम परफॉर्म ही नहीं करते, भाई हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारी जो डेली एक्टिविटीज, जो हमारी फंक्शनल मूवमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली जनरल मूवमेंट्स, दे आर अ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशंस। हम जो भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उनमें लीनियर और एंगुलर मोशन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। तो हमने मूवमेंट की के एनालिसिस में आसानी पैदा करने के लिए जनरल अपनी मूवमेंट्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, लीनियर और एंगुलर मोशन में, ताकि मूवमेंट के कंपोनेंट्स को समझना आसान हो जाए। जनरल मोशन की एग्जांपल आप देखेंगे, रनर जो है अगर वो भाग रहा है
तो आप कहेंगे कि अब रनर जो है उसी डायरेक्शन में भाग रहा है तो उसकी मूवमेंट जो वो लीनियर है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे मूव कर रहा है, और अगर वो सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हुआ तो वो रेक्टिलिनियर होगी, अगर वो पाथ कर्व्ड हुई तो वो कर्वीलिनियर होगी। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो उसकी मूवमेंट तो लीनियर है, लेकिन उसके बॉडी के पार्ट्स आप देखें, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स स्टेशनरी नहीं है। वो रनिंग कर रहा है, उसकी हिप्स फ्लेक्स एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है, उसकी नी जो है वो फ्लेक्स एक्सटेंड कर रही है, तो ये जो है वो एंगुलर मोशन होंगी। और उसकी जो अपर बॉडी पार्ट है, ट्रंक या हेड है, वो देखें आपके वो बिल्कुल स्टैटिक उसने मेंटेन किया हुआ है, उसके बाजू और टांगे जो है वो मूव कर रही हैं, तो वहाँ पे एंगुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, और इस वजह से रनर की मूवमेंट को हम जनरल मोशन कहेंगे। उसके बाद है मैकेनिकल सिस्टम्स। मैकेनिकल सिस्टम क्या है? बिफोर डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ अ मूवमेंट, द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डिफाइंड। अब मूवमेंट की नेचर को डिटर्मिन करने से पहले, ये बताने से पहले कि मूवमेंट जनरल मोशन है, मूवमेंट लीनियर है, मूवमेंट एंगुलर है, मूवमेंट कर्वी लीनियर है, मूवमेंट रेक्टिलिनियर है, आपने मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करना है। मैकेनिकल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट में पहले ही बता के कि वो चीज़ या वो बॉडी जिसकी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम उस वक्त के लिए मैकेनिकल सिस्टम कह देंगे, ठीक है। इन मैनी सर्कमस्टांसेस द एंटायर ह्यूमन बॉडी इज चोजन एज द सिस्टम टू बी एनालाइज। बहुत सारे सिचुएशंस में हम पूरी बॉडी को, पूरी ह्यूमन बॉडी को ही मैकेनिकल सिस्टम के तौर पे लेते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इन अदर सर्कमस्टांसेस हाउएवर द सिस्टम माइट बी डिफाइंड एज द राइट आर्म, परहैप्स इवन अ बॉल बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द राइट आर्म। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ राइट आर्म को ले लिया, हमने सिर्फ राइट आर्म की मूवमेंट्स अगर एनालाइज करनी है तो हमारा राइट आर्म जो है वो सिस्टम बन जाएगा। या फिर अगर हम राइट आर्म से जो बॉल फेंक रहे हैं, हमने उस बॉल की मूवमेंट चेक करनी है तो वो बॉल सिस्टम बन जाएगा। तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जिसकी मूवमेंट्स को हमने एनालाइज करना है, मूवमेंट्स को, मूवमेंट की नेचर को डिफाइन करना है, डिटरमिन करना है, उस सिस्टम को, उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम फॉर दैट टाइम बिंग मैकेनिकल सिस्टम का नाम दे देंगे। सिस्टम क्या है? ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स चोजन बाय द एनालिस्ट फॉर स्टडी। तो इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा, when an overhand throw is executed, the body as a whole displays general motion. The motion of the throwing arm is primarily angular and the motion of the released ball is linear. The mechanical system to analyze is chosen by the movement analyst according to the focus of interest. अब अगर आपने हाथ ऊपर लेकर जाकर, सर से ऊपर ले जाकर आपने एक बॉल फेंका है, तो आपकी बॉडी ने एज अ होल जनरल मोशन डिस्प्ले की, क्योंकि आपका जो थ्रोइंग आर्म है उसकी मूवमेंट एंगुलर थी। अब आप अपना आर्म, क्योंकि आपका आर्म जो था वो आपकी बाकी बॉडी के मुकाबले में एक एंगल पे रोटेट कर रहा है, और जो आपने बॉल रिलीज किया है उसकी मूवमेंट लीनियर थी, तो ये एज अ होल जनरल मोशन हो गई। और मैकेनिकल सिस्टम को जिस एनालिस्ट ने डिराइव करना होता है वो अपने फोकस ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक सिस्टम चूज कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिखाई गई है रेक्टिलिनियर मोशन की, उसमें वो क्या कर रही है? रेक्टिलिनियर में वो सिर्फ अपने आप को ऊपर, वो जो लड़की है, जो एथलीट है या जो जिमनास्ट है, वो अपने आप को ऊपर पुल कर रही है, तो सारे बॉडी पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर। और क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं, इसलिए वो रेक्टिलिनियर है। नीचे कर्वीलिनियर में देखिए सारे बॉडी पार्ट्स इसमें भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस पाथ पे वो मूव कर रहे हैं वो पाथ स्ट्रेट नहीं है, दैट पाथ इज कर्व डाउनवर्ड, तो इसलिए इस मोशन को हमने कर्वीलिनियर मोशन कह दिया है। और रोटेशन पे आप देखें कि वो जो सेंट्रल बार है वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलरली आप देखें जहाँ से उसने स्टार्ट किया है रोटेट करना, जहाँ से एरो का एरो की टेल शुरू हो रही है, वहाँ से उसने बार को जब कड़ा है, और तो वहाँ पे बार के 90 के एंगल पे वो उसकी बॉडी मौजूद है, वहाँ से जब वो डाउनवर्ड आई है तो उसकी बॉडी ने एंगुलर मोशन एग्जिबिट की है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी, जो कि समझना ज़रूरी है आपकी फिजियोथेरेपी में बॉडी की पोजीशंस और डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है? एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन या एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन क्या है? एक बंदा खड़ा हुआ है, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसके पाँव स्लाइटली सेपरेटेड हैं, आर्म्स उसके हैंग कर रहे हैं, साइड पे रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, विद द पाम्स ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, और उसके आर्म्स ऐसे हैंग करें साइड पे कि उसकी जो हाथों की हथेलियाँ हैं वो फेस करनी है फ्रंट की तरफ।
और तो ये एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन है, ये नेचुरल स्टैंडिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन बॉडी की ओरिएंटेशन को समझने के लिए हम इस पोजीशन को एज अ रेफरेंस या स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं जब भी हमने मूवमेंट टर्म्स डिफाइन करनी होती है। जब भी हमने मूवमेंट टर्म्स डिफाइन करनी होंगी तो हम एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन के तौर पे उसको समझेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने हाईलाइट किया है एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन को, सॉरी आई जस्ट वेंट डाउन, एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन को मैंने हाईलाइट किया है। देखिए इसमें जो लड़की खड़ी है वो बिल्कुल इरेक्ट खड़ी हुई है, ठीक है, और उसके पाँव स्लाइटली सेपरेटेड हैं, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड विद हर आइज़, और उसके जो आर्म्स हैं वो साइड्स पे हैंग कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है, लेकिन उसके आर्म्स इस तरह हैंग कर रहे हैं कि उसकी जो पाम्स हैं हैंड्स की वो फ्रंट को फेस कर रही हैं। तो ये पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, और ये स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में बहुत पूछी जाती हैं, लेकिन लेटर सेमेस्टर्स में भी आपको वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है। तो एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन तो आपकी बेसिक्स में है, अगर आपको ये नहीं आती तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर एनीवन हु डजंट नो द एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन एंड इज स्टडीइंग डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पोजीशन को स्टार्टिंग प्लेस के तौर पे लेते हैं, इस पोजीशन को हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं जब भी हमने मूवमेंट टर्म्स डिफाइन करनी होती हैं। उसके बाद हैं डायरेक्शनल टर्म्स। इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बॉडी पार्ट्स और द लोकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, द यूज ऑफ डायरेक्शनल टर्म्स इज नेसेसरी। अब अगर हमने बॉडी के पार्ट्स को आपस में रिलेट करके उनकी डायरेक्शन बतानी है या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, तो हम डायरेक्शनल टर्म्स यूज़ करते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स क्या हैं जो डायरेक्शन बताएंगी? सुपीरियर, सुपीरियर जहाँ पे यूज़ होगा दैट मीन्स कि हम उस बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे हेड के करीब है, ठीक है। कभी कभार इसके लिए क्रेनियल वर्ड भी यूज़ होता है। इन्फीरियर जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा दैट मीन्स कि हम उस बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं जो हेड से दूर है और टांगों के करीब है। इसके लिए कभी कभार कॉर्डल वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर के लिए क्रेनियल वर्ड भी यूज़ होता है और सिफेलिक भी यूज़ होता है। सिफेलिक, CEPHALIC, ठीक है। सुपीरियर क्लोजर टू द हेड, जिसको हम क्रेनियल भी कह सकते हैं क्योंकि क्रेनियम हमारा ऊपर वाला सारा पार्ट क्रेनियम है हेड का, या उसको आप सिफेलिक भी कह सकते हैं। इन्फीरियर वो बॉडी का पार्ट जो हेड से दूर है और आपकी जो टेल है, कॉक्सिक्स है या आपके लोअर लिम्ब है उसके करीब है, इसके लिए हम कॉर्डल वर्ड भी यूज़ करते हैं। एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के फ्रंट पे, और हमारी बॉडी के फ्रंट पे क्या है, हमारी बॉडी के फ्रंट पे हमारी आंखें हैं, नाक हैं, हमारे दांत हैं, होंठ हैं, हमारे बाल हैं, हमारे जो है हमारे चेस्ट है, हमारे स्टमक है, हमारी नीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी के फ्रंट पे चीज़ आती है उसे हम एंटीरियर कहते हैं कि ये एंटीरियरली प्लेस्ड है। इसके लिए हम वेंट्रल वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप निमोनिक बना सकते हैं AV। AV जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, ग्रेजुएशन में थी, तो मैंने तो इसके लिए ये निमोनिक बनाया हुआ था AV, AVPD। AV मीन्स इंटीरियर वेंट्रल, से मैंने एंटीरियर वेंट्रल याद किया हुआ था, और PD से मैंने आगे मैं पढ़ाने लगी हूँ पोस्टीरियर डोर्सल। तो AVPD निमोनिक आप याद कर सकते हैं अगर आपके लिए आसानी हो, क्योंकि मैंने इसी निमोनिक से आज तक याद किया हुआ है कि इंटीरियर को वेंट्रल को, बिकॉज स्टूडेंट्स गॉट वेरी कंफ्यूज कि वेंट्रल एंटीरियर है या वेंट्रल पोस्टीरियर है, डोर्सल एंटीरियर है या डोर्सल पोस्टीरियर है। तो मैंने इसके लिए बेसिक सा बहुत सिंपल सा अपनी आसानी के लिए AVPD निमोनिक बनाया हुआ था कि इंटीरियर वेंट्रल और पोस्टीरियर डोर्सल। इंटीरियर A के साथ V वेंट्रल आ रहा है तो इंटीरियर के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं सिनोनिमस वो वेंट्रल है, और पोस्टीरियर के साथ P के साथ D आ रहा है डोर्सल, तो पोस्टीरियर डोर्सल है। तो जिस तरह हमने कहा कि इंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी है, बॉडी के फ्रंट पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको हम इंटीरियर कहेंगे या वेंट्रल कहेंगे, और बॉडी के बैक पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसे हम पोस्टीरियर कहेंगे या डोर्सल कहेंगे, ठीक है। मीडियल क्या है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब अगर आप अपनी बॉडी को सेंटर में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और इस बॉडी को आप डिवाइड कर दें हाफ में, तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये आपकी बॉडी है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी है इसके सेंटर से, ऑल्दो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्टली सेंटर में नहीं ड्रॉ की बिकॉज इसकी थोड़ी सी टिल्टेड खड़ी हुई है। तो अगर आप अपनी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के करीब करीब जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको हम कहेंगे कि दैट पार्ट इज़ मीडियल, ठीक है, कि ये बॉडी की मिड लाइन की तरफ पड़ी। फॉर एग्जाम्पल आर्म का ये पार्ट जो है, आर्म के ये पार्ट जो है, इसकी फोर आर्म और आर्म लेंथ के ये जो पार्ट्स हैं,
ये मिड लाइन के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, ये इस मिड लाइन के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत इस पार्ट के। तो हम कहेंगे कि ये जो मीडियल, दिस इज़ द मीडियल फोर आर्म या मीडियल आर्म, ठीक है, जो भी बोन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अल्ना जो है वो मीडियली प्लेस्ड है, या अगर कोई मसल पढ़ेंगे तो दैट इज़ मीडियली प्लेस्ड, ठीक है। और लैटरल क्या है कि जो मिड लाइन से दूर होगा। अब ये जो मैंने दूसरी ड्रॉ की है टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो लैटरल है। तो ये जो लाइन है दिस इज़, तो ये जो पार्ट है बॉडी का दिस इज़ लैटरल, ठीक है। ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है ये लैटरल है, और जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है वो मीडियल है सेंट्रल लाइन के रिलेटिव, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल, क्लोजर इन प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रंक, फॉर एग्जांपल नी इज प्रॉक्सिमल टू द एंकल। अब आपके ट्रंक के हम किसे कहते हैं, ट्रंक हम कहते हैं आपके इस पार्ट को, ये जो मैंने येलो से डोनेट किया है सारा, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है येलो से, तो ट्रंक इसको हमने कह दिया। तो आपका वो पार्ट जो ट्रंक के करीब है उसे हम कह देंगे कि वो प्रॉक्सिमल है। फॉर एग्जांपल आपकी जो नी है, नी वो इसके ज़्यादा करीब है, एंकल ज़्यादा करीब नहीं है, तो हम कहेंगे कि नी इज़ प्रॉक्सिमल टू द एंकल, कि एंकल के मुकाबले में नी प्रॉक्सिमल है। डिस्टल उसका उलट हो गया कि ट्रंक के जो डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि जो रिस्ट है दैट इज़ डिस्टल टू द एल्बो, रिस्ट एल्बो से डिस्टल पड़ी हुई है, ठीक है। तो डिस्टल, प्रॉक्सिमल और मीडियल लैटरल में डिफरेंस है, क्योंकि मीडियल लैटरल जो है वो मिड लाइन के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि मिड लाइन से अगर कोई चीज़ करीब पड़ी हुई है, मिड लाइन के पास पास पड़ी है तो उसे हम मीडियल कहेंगे, मिड लाइन से दूर पड़ी हुई है तो उसे हम लैटरल कहेंगे। लेकिन प्रॉक्सिमल क्या है कि ट्रंक के करीब अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें मिड लाइन को हम कंसिडर नहीं करें। अगर ट्रंक के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो दैट इज प्रॉक्सिमल। फॉर एग्जांपल आपका जो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल है और आपकी एल्बो डिस्टल है, ठीक है, या फिर आपकी जो एल्बो है वो प्रॉक्सिमल है और रिस्ट जो है वो डिस्टल है। उसके बाद क्या है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जो चीज़ सुपरफिशियली पड़ी हुई है आपकी, सुपरफिशियली प्लेस्ड है, उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। और डीप क्या है, जो बॉडी के अंदर है और स्किन से दूर पड़ी हुई है, तो दैट इज डीप। All of these relational terms can be paired as antonyms, words having opposite meanings. आप इनके समझने के लिए, आसानी के लिए इनको वर्ड ऑपोजिट के तौर पे समझकर इनके टेबल बना के समझते हैं। Saying that the elbow is proximal to the wrist is as correct as saying that the wrist is distal to the elbow. अगर आप ये कहें कि elbow proximal है wrist के तो ये ठीक है, और अगर आप ये कहें कि wrist distal है elbow के तो ये भी ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है। सिमिलरली द नोज इज सुपीरियर टू द माउथ, अगर आप ये कहें कि नाक जो है वो मुंह के सुपीरियर है तो ठीक है, और अगर आप ये कहें कि माउथ जो है वो नाक के इंफीरियर है तो ये भी ठीक है। Reference frames and axes are useful in describing gross body movements and in defining more specific movement terminology. तो बायोमैकेनिक्स और आगे जो भी थेराप्यूटिक्स वगैरह है उसमें हम यही टर्म्स यूज़ करेंगे मूवमेंट को समझने के लिए, तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आई होप द लेक्चर इज़ नॉट सो लेंथी, और आसान था लेक्चर और इंटरेस्टिंग था। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। फॉर टिल दैट जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।